वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। हम तैयारी कर रहे हैं सीटेट 2020 की और मैं आपको अपर प्राइमरी में साइंस विज्ञान विषय की तैयारी करा रही हूं। और जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है सॉइल, मृदा। ये हमारा एनसीईआरटी का क्लास 7th का चैप्टर नंबर 9 है, तो हम इसे ही देखने वाले हैं, सॉइल। यहाँ से सीटेट में एक क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे पूरे बने रहते हैं। और ये हमारा टॉपिक नंबर 21 है, सेकेंड लास्ट टॉपिक है हमारा इस पूरी सीरीज़ का। इसके बाद एक टॉपिक और है और आपकी ये सीरीज़ ख़त्म। और सीटेट के जो 20 मार्क्स के आपके टॉपिक से क्वेश्चन आने हैं वो इन्हीं से आएंगे, इनसे बाहर आपका कुछ नहीं आएगा। तो बस आपको ये सीरीज़ देखनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं और जो प्रैक्टिस सेट मैं कराऊंगी और पेडागोजी की सीरीज़ हम करेंगे वो आपको देखनी है। और उसके बाद आप देखिएगा किस तरह से आप 27+ से ज़्यादा नंबर लेके आएंगे आप अपने सीटेट के साइंस के एग्ज़ाम में। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, सॉइल हमारी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राकृतिक संसाधनों, नेचुरल रिसोर्सेज में से एक है। क्यों है? क्योंकि ये प्लांट के लिए बहुत ही यूज़फुल है और प्लांट पर ही सारे जीव जंतु डिपेंड होते हैं। तो कहीं ना कहीं सॉइल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। ये पौधों की जड़ों को, जो रूट्स होती हैं, उनको दृढ़ता फर्मली से थाम कर रखती है। उनको जल और पोषक तत्व जो वाटर और न्यूट्रिएंट्स हैं उन तक पहुँचाती है और उनकी वृद्धि में सहायता करती है। क्यों? क्योंकि जो सॉइल की ऊपर की लेयर होती है उसमें ह्यूमस होता है और उस ह्यूमस के अंदर बहुत से पोषक तत्व होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ में मदद करते हैं। ऐसे ही कृषि, एग्रीकल्चर में भी सॉइल आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वहाँ भी ये जो फार्मर हैं उनकी फार्मिंग में, जो उनकी कृषि है, एग्रीकल्चर है, वहाँ पर पोषक तत्व प्रोवाइड करती है और उनकी भी ग्रोथ में मदद करती है। अब देखिए, जो सॉइल है उसके अंदर बहुत से जीव ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनका शेल्टर है, उनका घर है, जैसे केचुए, अर्थवॉर्म, बैक्टीरिया, चींटी। तो बहुत से जंतुओं के लिए, बहुत से कीट मकोड़ों के लिए ये आवास का कार्य करती है, शेल्टर का कार्य करती है। यही सारी चीज़ें बताती हैं कि सॉइल कितना इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है हम सभी के लिए। देखिए, इसके बाद एनसीईआरटी में बात हुई है सॉइल प्रोफाइल की, मृदा परिच्छेदिका की। जो सॉइल होती है वो अनेक परतों में बटी हुई होती है। सॉइल इज कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर और उन्हीं लेयर को हम क्या बोलते हैं? सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं, जिनमें वो बटी हुई होती है। सबसे नीचे की परत की बात करूँ तो वो आपकी ग्रेवल होगी, बजरी होगी। उससे ऊपर आपका सैंड होता है, बालू होता है, रेत होता है। और उससे ऊपर आपका क्ले होता है, मृतिका होती है। और उससे ऊपर आपका जल और उससे ऊपर आपके ह्यूमस होते हैं। ह्यूमस क्या होते हैं? जो सड़े गले जैव पदार्थ होते हैं, उनसे जो पोषक तत्व बनते हैं सॉइल के अंदर, वही आपका ह्यूमस कहलाता है और यही आपकी प्लांट की ग्रोथ में मदद करता है। तो सबसे नीचे ग्रेवल है और ग्रेवल के जो कण हैं, मॉलिक्यूल हैं, वो काफ़ी मोटे होते हैं। फिर सैंड आता है, उसके कण थोड़े कम मोटे होते हैं। और क्ले जो होता है उसके कण सबसे बारीक होते हैं। उससे ऊपर आपका वाटर हो गया और ह्यूमस हो गया। यही सब मिलकर आपका मृदा परिच्छेदिका बनाते हैं, सॉइल प्रोफाइल बनाते हैं। अगर मैं ह्यूमस की बात करूँ तो रोटिंग डेड मैटर, सड़े गले जैव पदार्थ आपके ह्यूमस कहलाते हैं, जो सॉइल के अंदर होते हैं। अब ये सॉइल बनती कैसे है और इसका प्रोसेस क्या कहलाता है? देखिए, सॉइल इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। जब चट्टानें टूटती हैं, किसके माध्यम से? हवा, जल, क्लाइमेट, इन सब के माध्यम से जब चट्टानें टूटती हैं तो वही प्रोसेस आपका वेदरिंग कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। और उसी से आपकी सॉइल जो मृदा है वो बनकर तैयार हो जाती है। तो वेदरिंग पूछ सकते हैं क्या है, अपक्षय क्या है? जब चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में बन जाती हैं या मतलब सॉइल में कन्वर्ट हो जाती हैं टूट के, तो वो आपके क्या कहलाता है? वेदरिंग कहलाता है। अब देखिए, सॉइल प्रोफाइल, जो मृदा परिच्छेदिका भी हमने देखा था, वो क्या होता है? देखिए, जो मृदा है वो भिन्न परतों से गुजरती है। अभी हमने देखा, पहले ग्रेवल था, फिर आपका सैंड था, फिर आपका क्ले था। तो मृदा जो है वो भिन्न परतों से गुजरती है। गुजरती हुई ऊर्ध्वाकाट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल। यहाँ पर देखिए वर्टिकल सेक्शन है, इस तरह वर्टिकल सेक्शन में अलग अलग लेयर बटी हुई हैं सॉइल की और यही आपकी क्या कहलाती हैं? सॉइल प्रोफाइल कहलाती हैं। अब देखिए, जो हर लेयर है, प्रत्येक परत है, उसका स्पर्श, टेक्सचर, उसका रंग, उसकी गहराई और उसके अंदर जो रासायनिक संघटक हैं, केमिकल कंपोजिशन है, वो हर परत में अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। और इसीलिए इन परतों को हम सह-स्तर स्थितियाँ, हॉरिजन्स कहते हैं और इन्हें अलग अलग हॉरिजन्स में बांटा गया है। क्यों? क्योंकि इनकी गहराई, रंग, टेक्सचर और इनके अंदर जो रासायनिक संघटक हैं वो अलग अलग हैं, तो इन्हें अलग अलग हॉरिजन में बांटा गया है, सह-स्तर स्थितियों में बांटा गया है। देखिए, जो हम मृदा, सॉइल हम देख
देखते हैं वो हमारी टॉप लेयर होती है, सबसे ऊपरी टॉप लेयर परत को ही हम देख पाते हैं, उसलिए उससे जो निचली परतें हैं वो हम नहीं देख सकते। ठीक है, वो हम देख सकते हैं कब, जैसे अगर कोई खुदाई करता है, जैसे कुएं वगैरह होते हैं, जब इमारतों की नींव खोदे जाती हैं, फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग होती है, या सड़कों के किनारे जब बहुत नीचे तक सड़कें कट जाती हैं, जैसे भूकंप वगैरह आ जाए, तो उस समय भी आपको बहुत सारी लेयर्स देखने को मिल जाती हैं। नदियों के खड़े किनारों पर जो स्टीप रिवर बैंक होते हैं वहाँ पर भी आपको मृदा परिच्छेदी का सॉइल प्रोफाइल देखने को मिल सकती है। बहुत सी चट्टानें होती हैं, वहाँ पर आप अलग अलग लेयर देखेंगे सॉइल की, नीचे पत्थर देखेंगे, ऊपर उससे अलग और लेयर होगी। तो वो सब क्या है, वो सब आपका सॉइल प्रोफाइल है, जहाँ पर सॉइल अलग अलग लेयर में बटी हुई होती है। अब हम समझेंगे हॉरिजन्स क्या हैं, कैसे अलग अलग हॉरिजन्स में सॉइल हमारी बटी हुई है। डायग्राम से हम समझने की कोशिश करेंगे डिफरेंट हॉरिजन्स को, सहस्तर स्थितियों को, इनको बांटा गया है अलग अलग हॉरिजन में। ये ए हॉरिजन है, ये बी हॉरिजन है, ये सी हॉरिजन है और ये आपका आधार शैल है। सबसे पहले अगर मैं ए हॉरिजन की बात करूं, ए सहस्तर स्थिति की बात करूं, तो जो हमारा अपर मोस्ट हॉरिजन है वो डार्क कलर का है। क्यों? क्योंकि वो रिच इन ह्यूमस और मिनरल है, उसके अंदर ह्यूमस और खनिज जो मिनरल हैं वो आपके बहुत ज़्यादा अच्छे अमाउंट में होते हैं, जो मृदा को उर्वर बनाते हैं, फर्टाइल बनाते हैं। और वही फर्टाइल बनने के कारण क्या होता है, प्लांट को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, प्लांट की ग्रोथ में, पादपों की ग्रोथ में मदद करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमें ए हॉरिजन के बारे में याद रखनी है, ये परत पोरस होती है, सॉफ्ट होती है और कैन रिटेन मोर वाटर। सॉफ्ट मतलब आपकी क्या होती है, आपने खुदाई भी करेंगे आप ऊपरी परत की तो वो आसानी से खुद जाती है। क्यों? क्योंकि वो सॉफ्ट है। उसके बाद ये पोरस होती है, क्योंकि हवा का आदान प्रदान इसमें से बड़ी आसानी से हो जाता है, तो ये पोरस है। और साथ में ये पानी को भी अच्छा अवशोषित करती है, अपने अंदर रोक कर उसको अच्छे से रख लेती है। यही आपकी टॉप सॉइल होती है, ए हॉरिजन होती है, याद रखिए। यही हॉरिजन क्या होती है, शेल्टर का काम करती है बहुत से जीवों के लिए, जैसे वर्म हो गए, आपके कृमि हो गए, रोडेंट हो गए, कृंतक हो गए, जैसे आपके चूहे वगैरह हो गए, मोल्स वगैरह हो गए, छुछुंदर वगैरह, बीटल्स हो गए। ठीक है, ये सारे जो जंतु हैं, ये सारे जो जीव हैं, सॉरी, इसके अंदर रहते हैं, उनका शेल्टर का काम करती है, आवास घर का कार्य करती है यही सॉइल। क्यों? क्योंकि उनको भी पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है और ए हॉरिजन में जो ह्यूमस है और खनिज हैं वो अच्छे अमाउंट में होते हैं। ठीक है, अब देखिए छोटे जो पादप होती हैं उनकी जड़ें पूरी तरह से जो शीघ्र मृदा है, जो हमारी टॉप सॉइल है, उसी में रहते हैं, क्योंकि वहीं से उनको ह्यूमस और मिनरल अच्छे अमाउंट में मिल जाता है। वो सॉफ्ट है, पोरस है, तो अच्छे अमाउंट में उनको रेस्पिरेशन में भी सहायता मिलती है। देखिए जो शीघ्र मृदा है, टॉप सॉइल है, उसके नीचे की परत में ह्यूमस जो है वो कम होता है, लेकिन खनिज अधिक होता है। देखिए ऊपर वाली ए हॉरिजन में तो आपका खनिज भी था और मिनरल भी था, लेकिन अगर अब मैं बी हॉरिजन की बात करूं, बी सहस्तर स्थिति की बात करूं, तो यहाँ पर ह्यूमस इतने अच्छे अमाउंट में नहीं होता, लेकिन जो खनिज हैं, आपके मिनरल हैं, वो यहाँ पर अच्छे अमाउंट में होते हैं। यह परत जो है अधिक कठोर होती है, ये थोड़ी कठोर होगी, साथ में ये थोड़ी आपकी घनी भी होगी, हार्डर एंड मोर कॉम्पैक्ट, और इसे ही हम क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर बोलते हैं, या बी हॉरिजन बोलते हैं, या मध्य परत कहलाती है। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना बनेगा मध्य परत से कि इसकी आप ये याद रखेंगे, एक तो यहाँ पर ह्यूमस नहीं है लेकिन खनिज ज़्यादा अमाउंट में है, ये कठोर होती है, और इसके जो सॉइल के जो कण होते हैं वो काफ़ी क्लोज होते हैं, घनी होती है, कॉम्पैक्ट होती है, और यही आपकी मिडिल लेयर कहलाती है जो बी हॉरिजन होती है। क्योंकि इनको 3 लेयर में बांटा गया है, ए बी सी, तो ए तो सबसे ऊपर हो गया, सी सबसे नीचे हो गया, तो बी जो है वो मध्य में आ गया, बी हॉरिजन आपका मिडिल लेयर कहलाता है। उसके बाद अगर मैं थर्ड लेयर की बात करूं तो वो आपकी सी होराइजन होती है, या सी होरिजन, पहले होरिजन बोलते थे अब इसको होराइजन बोलते हैं, जो बनी हुई किससे होती है, स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक विद क्रैक एंड क्रीविसेस। बस इतना आपको ध्यान रखना है सी होराइजन के बारे में, सी सहस्तर स्थिति के बारे में, कि किससे बनी हुई होती है, ये ढेलों से बनी हुई होती है। किसके? जो पत्थर के ढेले होते हैं टूटे हुए, उनसे ये बनी हुई होती है, मेडअप ऑफ स्मॉल लम्प्स, ढेलों ऑफ रॉक्स विद क्रैक्स, जिनमें क्या होते हैं, क्रैक्स होते हैं और क्रीविसेस होते हैं, जो दरारों और विद्रोह युक्त शैलों के छोटे छोटे ढेलों से बनी होती है। क्वेश्चन यहीं से बनेगा, जो दरारों और विद्रोह युक्त शैलों के छोटे छोटे ढेलों से बनी होती है वो कौन सा सहस्तर होता है, कौन सा होराइजन होता है, तो वो आपका सी होराइजन होता है, जो स्मॉल लम्प्स ऑफ रॉक विद क्रैक और क्रीविसेस से बना हुआ होता है। और इसके नीचे होती है, बिलो दिस लेयर इज द बेड रॉक, जिसे हम आधार शैल बोलते हैं, जो हमारी काफ़ी हार्ड होती है और डिफ़िकल्ट होती है हमारे लिए
टू डिग विद द स्पेड, इसको फावड़े से खोदना काफ़ी कठिन है। स्पेड को हम फावड़ा बोलते हैं, तो इसको फावड़े से नहीं खोदा जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे बजरी होती है, पत्थर होती है, और ये हमारा बेड की तरह काम करती है रॉक के लिए, इसलिए हम इसे बेड रॉक बोलते हैं, आधार शैल बोलते हैं। तो आपको सारी लेयर क्लियर हो गई होंगी। ABC और आधार शैल यही मिलकर आपका क्या बनाते हैं, सॉइल प्रोफाइल बनाते हैं, मृदा परिक्षेतिका बनाते हैं। देखिए, इसके बाद NCERT में बात हुई है मृदा के प्रकार की, सॉइल के टाइप की, और उनको उनके कणों के साइज के अकॉर्डिंग, उनके रेशो के अकॉर्डिंग उनका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन किया गया है। यदि सॉइल में बड़े कण, देखिए बड़े कण छोटे कणों की अपेक्षा ज़्यादा होंगे तो वो आपकी कैसी सॉइल होगी, सैंडी सॉइल होती है, बलुई मृदा होती है। वहाँ पर बड़े कण जो होते हैं, बिग पार्टिकल जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। यदि मृदा में छोटे कण जो है वो बहुत ज़्यादा होंगे बड़े कण की अपेक्षा, तो वो आपकी सॉइल कहलाती है मृणमय मृदा, क्लेड सॉइल। वहाँ पर बारीक कण जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। अगर बारीक और बड़े कण लगभग, जो बारीक हैं और बड़े कण हैं, अगर वो समान मात्रा में हैं, इक्वल प्रपोर्शन में हैं, तो वो सॉइल आपकी दुमटी मृदा कहलाती है, लोमी सॉइल कहलाती है। यहाँ पर छोटे और बड़े कण जो होते हैं वो लगभग समान मात्रा में होते हैं। अब देखिए, जो मृदा है, सॉइल है, उनको साइज़ों के अकॉर्डिंग ही क्यों क्लासीफाई किया गया है? क्यों? क्योंकि उनसे उनके गुणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, वहाँ से उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट पड़ता है। तो आइए तीनों सॉइलों की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बालुई मृदा, सैंडी सॉइल की बात करूँ, क्योंकि इसमें कण बड़े बड़े होते हैं और ये एक दूसरे से मिल नहीं पाते, ये आसानी से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, इसलिए इनके बीच में काफ़ी गैप होता है। और गैप होने के कारण जो हवा है, ये जो कण है जिनके बीच में काफ़ी गैप है, वहाँ पर हवा आसानी से भर जाती है। और जब हम इन सॉइल से पानी को पास कराते हैं तो ये वाली सॉइल के कण जो हैं वो काफ़ी दूर दूर हैं, तो वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करते और पानी आसानी से इनमें से पास हो जाता है, उसकी निकासी आसानी से हो जाती है, ड्रेन क्विकली हो जाता है। तो यही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इस सॉइल की। जो बालू के कण हैं वो अपेक्षाकृत आपके बड़े होते, ये आसानी से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, इनके बीच में काफ़ी गैप होता है, और ये जो गैप है वायु से भरा रहता है, और इसलिए हम कह सकते हैं जो बालुई मृदा है वो आपकी शुष्क होती है, एरिएटेड होती है, हवा युक्त होती है, क्योंकि काफ़ी गैप होता है और वहाँ पर हवा भर जाती है। और यही सॉइल जो होती है, इसके कणों के बीच में गैप होने के कारण जल की निकासी जो होती है, वाटर कैन ड्रेन क्विकली हो जाता है, ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और पानी इनमें से आर पार बड़ी आसानी से, बहुत ही तेज़ स्पीड से निकल जाता है। सबसे ज़्यादा जो पानी की निकासी होती है वो बलुई मृदा में ही होती है, सैंडी सॉइल में होती है। और यहाँ से हम कहेंगे जो बलुई मृदा है, सैंडी सॉइल है, वो हल्की होती है, लाइट होती है, क्योंकि वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, खाली हवा एब्जॉर्ब करती है, शुष्क होती है, एरिएटेड होती है, हवा आसानी से फिल हो जाती है उसके अंदर, गैप के अंदर, और शुष्क होती है, ड्राई होती है, क्योंकि पानी तो एब्जॉर्ब कर नहीं पाती, पानी बह जाता है, उसमें से निकल जाता है, तो इसलिए ये ड्राई होती है। ये तीनों गुण आपको ध्यान रखने हैं बलुई मृदा के बारे में, सैंडी सॉइल के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये हल्की होती है, शुष्क होती है, एरिएटेड होती है, और साथ में आपकी शुष्क होती है, ड्राई होती है। देखिए, इसके बाद अगर मैं सेकंड टाइप ऑफ सॉइल की बात करूं, क्लेड सॉइल, तो हमने पढ़ा था उसके पार्टिकल छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, उसे ही हम चिकनी मिट्टी और मृत्तिका भी कहते हैं। छोटे कण होने के कारण जो होते हैं पार्टिकल, वो परस्पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, और इनके बीच में जो रिक्त स्थान होता है वो बहुत कम होता है, गैप जो होता है वो बहुत कम होता है, और गैप कम होने के कारण ये जल को बहुत ही अच्छे से अपने अंदर रोकने की क्षमता रखती हैं। वाटर कैन बी हेल्ड बिटवीन द टिनी गैप ऑफ द क्लेड पार्टिकल। और चिकनी मिट्टी में क्योंकि गैप कम है तो वायु कम होती है, लेकिन भारी होती है, क्योंकि और भारी होने का कारण क्या है, क्योंकि ये जल को रोक कर रख सकती है, इसलिए ये भारी होती है। जबकि जो बलुई मृदा थी वहाँ पर क्या था, वायु ज़्यादा भर पाती थी और जल को वो रोक नहीं पाती थी, तो इसलिए वो हल्की थी। लेकिन यहाँ पर गैप कम है तो वायु कम आती है, जल को अच्छे से रोक सकती है, तो ये भारी होती है। तो ये प्रॉपर्टीज़ हो गई आपकी क्लेड सॉइल की, याद रखिएगा आप। उसके बाद अगर मैं लोमी सॉइल की बात करूँ, तो प्लांटों को उगाने के लिए जो सबसे अच्छी टॉप सॉइल होती है, शीघ्र मृदा होती है, वो आपकी दोमट होती है, लोमी ही होती है। क्यों? क्योंकि ये अन्य प्रकार के पार्टिकल का, सॉइल पार्टिकल का मिक्सचर होती है। इस
लोमी सॉइल के अंदर सैंड भी होती है, बालू भी होती है, चिकनी मिट्टी आपकी क्लेड भी होती है और साथ में आपका गाद होता है, सिल्ट होता है। इन सब का मिक्सचर इसके पार्टिकल का होता है, इसीलिए जो लोमी सॉइल होती है वो प्लांटों को उगाने के लिए अच्छी होती है। अब देखिए गाद सिल्ट क्या होता है, ये नदी तलों में निक्षेप के रूप में पाई जाती है, अकर एज अ डिपॉजिट इन रिवर बेड। रिवर के नीचे अगर हम देखें तो जो मिट्टी होती है वो आपकी गाद होती है, सिल्ट होती है। और ये जो सिल्ट का साइज होता है ना, याद रखिए वो बालू और चिकनी मिट्टी के साइज का बीच का होता है। मतलब सबसे बड़े पार्टिकल तो आपके सैंड के होंगे, उसके बाद आपके सिल्ट के होते हैं, गाद के होते हैं, और सबसे बारीक जो कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, वो आपके क्लेड सॉइल के होते हैं। सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन बना है तो याद रखिए सैंड के पार्टिकल बड़े होते हैं, उसके बीच में आपका गाद आता है, सिल्ट आता है और फिर आपका क्लेड आता है। उसके जो पार्टिकल होते हैं, कण होते हैं, वो सबसे छोटे होते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा है गाद के कणों का साइज जो होता है वो बालू और चिकनी, मतलब हमारी जो सैंड और क्ले है उसके बीच के साइज का होता है। देखिए जो दुमटी मृदा होती है, लोमी सॉइल होती है, उसमें ह्यूमस होता है, तभी तो वो प्लांटों के लिए अच्छी है। मृदा में पादपों की वृद्धि, ग्रोथ और प्लांट के लिए उचित मात्रा में जल धारण क्षमता होती है। क्योंकि इसमें क्ले के पार्टिकल भी होते हैं तो इसलिए जल धारण जो क्षमता होती है, जल को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, वो लोमी सॉइल में भी अच्छी होती है। ह्यूमस होता है तो प्लांटों के लिए अच्छी होती है। तो इस तरह से हमने तीनों सॉइल की प्रॉपर्टी देखी। कैसे देखा कि साइज पर डिपेंड करती हैं उनकी प्रॉपर्टी। जैसे कण के पार्टिकल होंगे वैसा ही वो एयर और पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, और ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। उसके बाद एनसीईआरटी में बात हुई है मृदा के गुण की, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल। देखिए दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है एब्जॉर्प्शन, पानी को रोकने की क्षमता, कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, और एक होता है आपका पर्कुलेशन, पानी को अपने अंदर से निकालने की क्षमता, जहाँ पर पानी आसानी से निकल जाता है तो वही आपका पर्कुलेशन कहलाता है। एब्जॉर्प्शन अलग होता है, वहाँ पर पानी को रोकने की क्षमता होती है। देखिए भिन्न प्रकार की मृदा सॉइल में जल की अंतःस्त्रवण पर्कुलेशन रेट जो होता है पानी का वो अलग अलग होता है। और पर्कुलेशन मैंने समझा दिया, अपने अंदर से पानी को निकालना, अब्जॉर्ब नहीं करना, पानी को निकालने की जो कैपेसिटी या क्षमता है वही आपका पर्कुलेशन रेट होता है। और ये अलग अलग टाइप की सॉइल में अलग अलग होता है। इसकी जो दर होती है बलुई मृदा में, सैंडी सॉइल में हमने देखा था वो पानी को रोक नहीं पाती, वहाँ से पानी आसानी से निकल जाता है, तो वहाँ पर इसका जो रेट होता है पर्कुलेशन रेट वो सबसे अधिक होता है। और जो मृण्मय मृदा होती है, क्लेड सॉइल होती है, वहाँ पर पर्कुलेशन रेट कम होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो पार्टिकल हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं और वो पानी को रोक कर रख लेते हैं। तो याद रखिए जो पर्कुलेशन रेट है वो हाईएस्ट होता है सैंडी सॉइल में, वहाँ से पानी आसानी से निकल जाता है, और लीस्ट होता है, सबसे कम होता है आपका क्लेड सॉइल में, क्योंकि वहाँ जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं और वो पानी को रोक लेते हैं। ठीक है, पर्कुलेशन रेट होता है तो वो देखते हैं हम अमाउंट ऑफ वाटर और वहाँ पर कितने टाइम में वो पानी निकल रहा है, तो वहाँ से हमें पर्कुलेशन रेट पता चलता है। अमाउंट ऑफ वाटर, कितना पानी कितने समय में एक सब्सटेंस से निकला, वही आपका पर्कुलेशन रेट है। और अगर मैं सॉइल की बात करूँ तो उस सॉइल में से कितना पानी कितने समय में उसमें से निकल जाएगा, वही आपका सॉइल का पर्कुलेशन रेट होगा। उसके बाद बात हुई है सॉइल मॉइस्चर की, मृदा की नमी की। देखिए मृदा क्या होती है, अपने अंदर जल को रोकने की क्षमता भी रखती है, जल को रोके रखती है। जैसे क्लेड सॉइल के बारे में हमने पढ़ा था, उसे ही हम मृदा आर्द्रता कहते हैं या मृदा नमी या सॉइल मॉइस्चर कहते हैं। देखिए मृदा की जो जल के रोकने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, जल को धारण करने की कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल टू होल्ड वाटर, वो अलग अलग होती है और वो फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। वो उन फसलों के लिए वो वाली सॉइल सबसे अच्छी होगी जो क्या करेगी, पानी को ज़्यादा समय तक के लिए रोक के रखेगी, क्योंकि पानी तो हम वहाँ पर रोज़ रोज़ नहीं देंगे। तो जो सॉइल पानी को अच्छे समय तक रोक कर रखेगी वो फसलों के लिए उतनी ही लाभदायक होगी। इसलिए जो रेत होता है वहाँ पर आपने देखा होगा किसी भी तरह के प्लांट बहुत ही रेयर होते हैं, मिलते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, वहाँ से पानी आसानी से निकल जाता है। तो फसलों के लिए भी ये एब्जॉर्प्शन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है।
देखिए उसके बाद एनसीईआरटी में बताया गया है जो हमारा रेत होता है उसके ऊपर की जो हवा होती है, का आपने देखा होगा, आपको ऐसा लगता है कि रेत गर्मियों में चमकता है। तो वो ऐसा क्यों होता है? देखिए होता क्या है, रेत पानी को तो एब्जॉर्ब कर नहीं पाता। जब सन की किरणें उसके ऊपर आती हैं तो रेत में से पानी जो है वेपर की फॉर्म में ऊपर निकलने लगता है, और ऊपर की एयर में क्या होता है, वो जो पानी के ड्रॉपलेट हैं वो जमा हो जाते हैं। और जब सन का प्रकाश आता है, जब सन का प्रकाश आता है तो वो इन ड्रॉपलेट से पानी के जो कण हैं उनसे टकराता है, क्योंकि जो पानी है वो भी परावर्तन करता है, रिफ्लेक्शन करता है। और रिफ्लेक्शन की वजह से ही जब प्रकाश की किरणें इनसे टकराती हैं तो वो कैसी चमकती हैं, वो शाइमर हो जाती हैं, हमें चमकती हुई प्रतीत होती हैं। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि गर्म दिनों में जो रेत होता है वो चमकता है। क्यों? क्योंकि जो पानी के ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं उसके ऊपर, और जब प्रकाश उन पर आता है तो वो परावर्तन करता है, रिफ्लेक्शन करता है, और हमें जो रेत होती है वो चमकती हुई महसूस होती है। गर्म दिनों में मृदा से जल के वाष्पन वेपर होने के कारण, जब वो वेपर होता है ऊपर उठता है तो जो जल वायु होती है, जल वाष्प होता है, वो वायु को अपेक्षाकृत सघन बना देता है। जो वायु है उसमें क्या हो जाएगा, वाटर के ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हो जाते हैं, और जब सूर्य का प्रकाश इन पर पड़ता है, परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, और जो मृदा के ऊपर की वायु है, सॉइल है, सॉइल के ऊपर की जो एयर है वो हमें कंप दीप्त प्रतीत होती है, शाइमर प्रतीत होती है, चमकती हुई प्रतीत होती है। ऑन द हॉट समर डे द वेपर कमिंग आउट ऑफ द सॉइल रिफ्लेक्ट द सनलाइट एंड द एयर अबव द सॉइल सीम्स टू बी शाइमर। जो एयर है सॉइल के ऊपर की वो हमें चमकती हुई प्रतीत होती है। देखिए उसके बाद सॉइल की कुछ अन्य प्रॉपर्टी बताई गई हैं, जैसे क्लेड सॉइल, चिकनी मिट्टी जो होती है उसी से हम खिलौने वगैरह, स्टैचू, पॉट्स जो होते हैं वो सब बनाने में आपकी चिकनी मिट्टी यूज़ होती है, क्लेड सॉइल यूज़ होती है। अब देखिए जो सॉइल होती है वो प्रभावित होती है किससे, विंड से, रेनफॉल से, टेम्परेचर से, लाइट से, ह्यूमिडिटी से, आर्द्रता से। ये सारी के सारी चीज़ें हमारी सॉइल को, मृदा को इफ़ेक्ट करते हैं। अब देखिए अगर मैं गेहूँ और चने जैसी फसलों की बात करूँ तो उनके लिए जो आपकी मृणमय और दुमटी मृदा होती है, क्लेड और लोमी सॉइल होती है, बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो जल धारण क्षमता होती है, कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, वो अच्छी होती है। तो आप ध्यान रखिए गेहूं और चने के लिए मृणमय और दुमटी, क्लेड और लोमी दोनों ही सॉइल अच्छी होती हैं। अगर मैं धान की बात करूं, पैडी बात करूं, तो उसके लिए क्ले और जैव पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर वाली सॉइल जो होती है वो अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अगर ऑर्गेनिक मैटर हैं, जैव पदार्थ हैं, तो वो उसको अच्छा ह्यूमस प्रदान करते हैं, अच्छे पोषक तत्व प्रदान करते हैं, और साथ में क्ले सॉइल मिलकर धान के लिए अच्छी होती है, क्योंकि उनमें जल धारण क्षमता जो होती है वो अच्छी होती है, और इससे जो पैडी है, धान है, वो अच्छे से ग्रो करता है। देखिए मसूर और अन्य दालों, लेंटिल्स और अदर पल्सेस की बात करूं तो उनके लिए भी दुमटी मृदा, लोमी सॉइल ही आवश्यक होती है, क्योंकि लोमी सॉइल के अंदर ही कहीं ना कहीं आपके सैंडी सॉइल के कण भी होते हैं, जिसकी वजह से कुछ समय बाद उनमें से जल की निकासी जो है वो आसानी से हो जाती है, विच हेल्प देम टू ड्रेन वाटर इजीली। तो याद रखिए मसूर और दालों के लिए कौन सी सॉइल अच्छी होती है, लोमी सॉइल। लोमी सॉइल में सैंड पार्टिकल्स भी होते हैं, जिसकी वजह से पानी का ड्रेनेज हो जाता है। यहाँ पर क्लेड सॉइल बिल्कुल अच्छी नहीं होती, क्योंकि वो पानी को बहुत अच्छा रोक कर रखती है, और यहाँ पर पानी को निकलना होता है। कपास, कॉटन की बात करूँ तो उसके लिए बलुई दुमट अथवा दुमट, खाली लोमी सॉइल या फिर सैंडी लोमी सॉइल ज़्यादा अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि कपास को भी पानी ज़्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर पानी रुका रहे, सॉइल पानी को एब्जॉर्ब करके रखे रहे, उसको ऐसा सॉइल चाहिए जहाँ से पानी थोड़े समय बाद निकल जाए, विच ड्रेन वाटर इजीली, जहाँ से पानी निकल जाए। तो याद रखिए कॉटन के लिए हमें पानी निकालने के लिए कैसी होनी चाहिए, या तो वो बलुई दुमट होनी चाहिए, सैंडी और लूम होनी चाहिए, या फिर आपकी खाली लोमी सॉइल भी कॉटन के लिए चल सकती है, कपास के लिए चल सकती है। ये सब पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। दालों के लिए भी दुमटी है, और यहाँ पर कपास के लिए भी आपकी दुमटी ही है सब लगभग, सैंडी और लोमी, और गेहूं और आपके चने के लिए क्लेड और लोमी है, और धान के लिए आपकी क्लेड सॉइल है, और पॉट्स वगैरह बनाने में भी आपकी चिकनी मिट्टी, क्लेड सॉइल का ही उपयोग होता है। तो इतना ही सब सॉइल के बारे में बताया गया है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।